कल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीजी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रमा त्यागी। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। वैश्विक नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता जारी। स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और लिechtenstein के प्रिंस एलोइस से मिले प्रधानमंत्री। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। एआई की दिशा में भारत की लंबी छलांग। अमेरिकी नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका देशों में शामिल हुआ भारत। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, युवा पीढ़ी के लिए रखी जा रही है नींव। सोलह साल बाद भारत को मिली हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता। 2028 तक करेगा नेतृत्व। साझा समुद्री चुनौतियों और सुरक्षा की मजबूती पर होगा मंथन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी। कहा, 10 से 15 दिन में परमाणु समझौता नहीं किया तो बड़ी तबाही के लिए तैयार रहे ईरान। T20 विश्व कप में आज ग्रुप दौर का आखिरी मैच। ऑस्ट्रेलिया और ओमान की होगी भिड़ंत। कल से शुरू होगी सुपर 8 की जंग। और अब विस्तार से समाचार। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये बैठक हैदराबाद हाउस में हुई। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हैदराबाद हाउस में ये मुलाकात हुई, और इसके साथ ही बेहद महत्वपूर्ण इसे कहा जा रहा है, क्योंकि जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको देखते हुए और इसके साथ ही भविष्य में सहयोग को देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात कही जा सकती है। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिहाज से, विशेष रूप से जब तकनीकी सहयोग की बात आती है तो उसे लेकर ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के दृश्य अपने आप में बेहद अहम है। पारस्परिक द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा, और इसके साथ ही तमाम
क्षेत्रों में सहयोग की दिशा बढ़ाने की दृष्टि से बेहद अहम ये मुलाकात, द्विपक्षीय मुलाकातों का सिलसिला प्रधानमंत्री मोदी का वैश्विक नेताओं के साथ जारी है और उसी कड़ी में श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। इसके साथ ही लिechtenstein के प्रिंस एलोइस फिलिप मारे ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। दोनों ही देश विशेष तौर पर आपसी व्यापार, निवेश बढ़ाने और आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए सहमत नजर आए। स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। तो वैश्विक नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता लगातार जारी है। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। अशोक सज्जनहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक हैं, और अतुल अनीजा जी जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के विशेषज्ञ हैं। अशोक सज्जनहार जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लगातार द्विपक्षीय मुलाकातें प्रधानमंत्री के साथ हो रही हैं, एआई इम्पैक्ट समिट से इतर अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है जब हम क्षेत्रीय मुद्दों की बात करते हैं, वैश्विक मुद्दों की बात करते हैं और तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग की बात करते हैं? जी, बहुत धन्यवाद रमा जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो द्विपक्षीय मुलाकातें हो रही हैं, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट जो है, शिखर सम्मेलन है, इसमें तो बातचीत अपने तौर पर है जो एआई में कैसे सभी देश जो हैं वो अपना सहयोग कर सकते हैं, सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है, ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है, तो उसमें बात करना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी देखिए, जिसे कहा जाता है ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो नहीं चाहते हैं जो भाई ये किसी प्रकार का इसके ऊपर डोमिनेंस इस्टेब्लिश किया जाए, डोमिनेंस बढ़ाया जाए, जैसे चीन और अमेरिका का इसमें डोमिनेंस है। तो ग्लोबल साउथ की जो आवाज़ है वो भारत मुखर कर रहा है, वो सामने लेकर आया है। और जो देश हैं उनके साथ, जो कि पश्चिमी देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो कि विकसित देश हैं, उनके साथ, उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके साथ भी सहयोग कर रहे हैं। परंतु ये जो आपने बताया है और जो आपने प्रश्न पूछा है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय ऐसे शिखर सम्मेलन होता है तो उसमें जो वहाँ पर प्लीनरी सेशन में या जो ऐसी मुलाकातें होती हैं, ऐसी बातचीत होती है, उसका अपना महत्व होता है। परंतु जो साइड लाइन्स पर ये जो मुलाकात होती है द्विपक्षीय, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो भी विश्व के नेता किसी भी बड़े सम्मेलन में शिरकत करते हैं, सम्मिलित होते हैं, तो उनका एक मतलब ये भी होता है जो कैसे हम होस्ट कंट्री के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ा कर ले जाएं। और ये बड़ी अच्छी बात है जो करीब 22 देशों के शीर्ष नेता, चाहे वो राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों या फिर उपराष्ट्रपति हों, और करीब 45 से ज़्यादा देशों के मंत्रीगण हैं, वो यहाँ पर आए हैं, वो यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। तो जो शीर्ष नेता हैं उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात कर रहे हैं। जैसे आपने बताया, अभी 2-3 जो बड़े थे उनके तो स्टेट विजिट भी हुई, जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों की, फिर ये ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लूला की, उनकी भी बायलैटरल विजिट होने वाली है 18 से 20। उनका एआई समिट में वो सम्मिलित होंगे और फिर 2 दिन बाद उसका वो द्विपक्षीय उनकी जो यहाँ पर यात्रा है वो होगी, स्टेट विजिट होगी। और उसके अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण देश हैं, जैसे आपने अभी बताया श्रीलंका के साथ हमारे जो संबंध हैं बड़े घनिष्ठ संबंध हैं, और उनके साथ बहुत ही सामरिक संबंध हैं, जो कैसे अपने हम सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं। और देखिए, हर एक जो भी पड़ोसी देश होते हैं
उनमें कोई ना कोई ऐसी दिक्कतें भी आ जाती हैं, तो वो जब शीर्ष स्तर के नेता मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं। और जैसे आपने अभी बताया, चाहे वो ग्रीस के प्रधानमंत्री हों, स्लोवेनिया के राष्ट्रपति हों, सर्बिया के राष्ट्रपति हों, लिechtenstein आपने अभी दिखाया, और इतने सारे जो नेता हैं, विश्व नेता आए हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। जो मंत्रीगण हैं वो अपने साथ के, जैसे डॉक्टर जयशंकर के साथ मिलेंगे या औरों के साथ मुलाकात होगी, और इन सभी देशों के साथ हमारे संबंध और प्रगाढ़ होंगे। हम और देखेंगे कौन से ऐसी क्षेत्र हैं जिसमें हम और अपने सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं। अतुल अनेजा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से जो भारत की टेक डिप्लोमेसी है उसको नई उड़ान मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ रमा जी, सिर्फ टेक डिप्लोमेसी एक जरिया है जो रिलेशनशिप को बढ़ाने का, वो बिल्कुल सामने में हमारे नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके पीछे एक मंशा है, और वो मंशा है कि भारत एक सेतु का काम करेगा ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को जोड़ने के लिए हर दिशा में। और टेक्नोलॉजी और एआई खासकर उसके अंदर एक बड़ा वर्टिकल आया है जिससे हम जोड़ सकते हैं ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को। और वही ब्रॉड थीम अगर देखें तो वही दर्शा रही है, सिर्फ एआई समिट के दौरान नहीं, लेकिन जो बायलैटरल हो रहे हैं वो एक कॉमन थीम आपको नज़र आ रही है। अभी अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री की मुलाकात श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ हुई। ग्लोबल साउथ, नेबरहुड फर्स्ट, एक बहुत बड़ा एक स्तंभ है, उनके साथ हो रही है। फिर देख रहे हैं कि लूला डी सिल्वा यहाँ पर हैं, एमर्जिंग इकोनॉमीज ब्रिक्स के बहुत बड़े सदस्य हैं, उनके साथ हो रही है, ब्राज़ील के साथ हो रही है। और फिर हम देख रहे हैं कि जो सेतु का काम है वो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके साथ बातचीत हो रही है। अभी जो आप दिखा रहे हैं लिechtenstein, फिनलैंड, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनके साथ है जो। लेकिन वो जो काम है एक सेतु बनने का, और ख़ास करके टेक्नोलॉजी के विषय में और टेक्नोलॉजी में एआई के विषय में, वो हमें साफ दर्शा रहा है। और वो भारत का एक यूएसपी बन चुका है, अ ब्रिज बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। लेकिन एडवांस्ड एरियाज में हम अब जा रहे हैं। रूल्स क्या होंगे एआई के, उसमें पहले हम कंज्यूमर की तरह नहीं हैं, हम रूल मेकिंग में अब भागीदार होंगे, स्किल डेवलपमेंट भागीदार होंगे। और नई जो इकोनॉमी आ रही है उसमें सिर्फ स्किल्स डेवलप नहीं करने, लेकिन कैसे उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है भारत के अंदर, और फिर ग्लोबल साउथ के साथ जुड़ के ग्लोबल नॉर्थ के साथ। तो एक तरह से बड़ी क्लियर विदेश नीति कहें, टेक्नोलॉजी पॉलिसी कहें, बड़ी साफ नज़र आ रही है। और ये जो एआई समिट हुई है ये एक बहुत बड़ा उसका एक उदाहरण है, एग्जाम्पल का है, वो जो मंशा जो हमारी है एक सेतु का काम करने की। बिल्कुल, हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री का जो द्विपक्षीय वार्ता का सिलसिला लगातार जारी है वैश्विक नेताओं के साथ, अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों की बात करते हैं, उसमें आर्थिक परिस्थिति, तकनीकी परिस्थिति और उसके साथ ही जिस तरह से लगातार हमारे मेहमान भी बता रहे हैं कि विकासशील और विकसित देशों में एक संतुलन सेतु के रूप में कितनी अहम भूमिका भारत की हो जाती है। देखिए, जो मुझे सूत्रों से बताया गया है कि भारत की रणनीति ये है कि देखिए, भारत की अर्थनीति या भारत की रणनीति कोई भी सिर्फ अमेरिका आधारित नहीं रही है, कभी नहीं रही है। अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती रही है, अमेरिका हमारा रणनीतिक सहयोगी रहा है, लेकिन हमारी जो मित्रता है वो दुनिया के तकरीबन सभी देशों से रखने की नीति रही है। 2014 के बाद ऑल अलाइनमेंट की नीति रही है। और ऐसे में ऐसा लग रहा था, अमेरिका को शायद ऐसा महसूस हो रहा था कि हम अमेरिका पर निर्भर हैं, लेकिन इस दबाव के बीच में भारत ने जो अन्य देशों के साथ जो संबंध थे उन संबंधों को और ज़्यादा पुख्ता जगह दिया। और ख़ास करके जब EFTA साइन हुआ, जिसके सदस्य लिechtenstein के प्रिंस आए हुए हैं, उनसे बात हुई प्रधानमंत्री की, तो EFTA साइन होना एक पहला महत्वपूर्ण कदम था। उसके बाद इंडिया EU FTA साइन हुआ तो एक दूसरा महत्वपूर्ण कदम था। ये दोनों दर्शाता है कि देखिए, भारत की विदेश नीति एक स्वतंत्र विदेश नीति है जिसमें हम दुनिया के जो, चाहे वो ग्लोबल साउथ के देश हों, चाहे वो ग्लोबल नॉर्थ के देश हों, विकसित देश हो या विकासशील देश हो, हम सबके साथ एक समान संबंध बना के और एक ऐसे संबंध बना के जिससे कि सकारात्मक उसके नतीजे निकलेंगे। हम नकारात्मक में जीने वाली विदेश नीति हमारी नहीं रही है। इसीलिए आपने देखा कि लाख उकसावे भरे बयान के बावजूद अमेरिका की तरफ से देते रहे, छोटे अधिकारी से लेकर राष्ट्रपति
स्थिति तक, लेकिन भारत ने एक कहे कि रणनीतिक उस पर संयम बरता और उसी रणनीतिक संयम का नतीजा है कि आज जो है अमेरिका हमारे साथ ट्रेड डील करने को उत्सुक है। वो लगातार कह रहे हैं कि हम उन्होंने अपनी तरफ से घोषणा भी की भारत के साथ प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के बाद, वो अभी फाइनल होने की स्थिति में है। अभी जो अमेरिका के एम्बेसडर थे वो अभी हम लोगों से बात कर रहे थे, पत्रकारों से, उन्होंने कहा कि जल्दी ही जो है ट्रेड डील पे साइन हो जाएगा। और दूसरी बात उन्होंने यह कही कि जल्दी ही जो है उनके जो विदेश मंत्री हैं वो विदेश मंत्री मार्को रूबियो वो जल्दी ही भारत आने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब हम बैलेंस करने की बात नहीं है, जब हम ऑल अलाइनमेंट की नीति पे चल रहे हैं, तो हमारा अगर अमेरिका के साथ संबंधों में कुछ अभी सेटल होना है तो उसके चलते हम अन्य संबंधों को कहे कि हटा नहीं दिए, हम उन संबंधों को भी ज़्यादा मजबूती दे रहे हैं ताकि हमारे पास ऑप्शन है। तो इसी ऑप्शन के साथ, इसी कारण के साथ हम ग्लोबल साउथ के आवाज़ बनना एक हमारी एक रणनीतिक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हम ग्लोबल साउथ के देश हैं। हम ग्लोबल साउथ के सबसे बड़े देश है, सबसे बड़ी जनसंख्या अगर ग्लोबल साउथ में देखें तो हमारी सबसे बड़ी जनसंख्या है, दुनिया में भी हमारी सबसे बड़ी जनसंख्या है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। तो ऐसे में भारत उसी जिम्मेदारी के तहत ग्लोबल साउथ के साथ अलाइन कर रहा है, उनकी समस्याओं को उठाने की कोशिश कर रहा है। और जो यहाँ AI समिट में लगातार कवर कर रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, दूसरे देशों के प्रतिनिधियों से भी मैं लगातार बात कर रहा हूँ, औपचारिक या अनौपचारिक, तो उनका कहना है कि ये जो भारत की रणनीति है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर AI आएगा तो AI आने का मतलब यह भय निश्चित तौर पे है, एक खतरा है कि ग्लोबल साउथ के देश अगर उस तरीके से तकनीकी रूप से विकसित नहीं होंगे तो उनके सामने एक चुनौती रहेगी। इसीलिए लगातार भारत का यह कहना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि जो AI का इनोवेशन हो, AI का जो भी काम हो, उसमें जो वर्तमान वर्कफोर्स है उस वर्कफोर्स को बेकार नहीं करना है, उस वर्कफोर्स को री इन्वेंट करके इस AI के साथ जोड़ना है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उनके अंदर ये भय नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक फ्यूचर भी है, फॉर्चून भी है, तो ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम हैं, और हम हैं तो हमारे साथ जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनको जिस तरह के भी सहयोग की ज़रूरत होगी हम उस तरह का सहयोग करेंगे। तो ये पूरे वातावरण में एक बात गूंज रही है कि भारत ने जो AI इम्पैक्ट समिट किया, AI का इम्पैक्ट समिट नाम रखना ही अपने आप में एक बहुत अच्छा एक मुहावरा है कि AI का क्या इम्पैक्ट होगा, उसे लेकर हम विकसित देशों के भी राष्ट्रनेता आए, इमैनुअल मैक्रोन आए, उसके अलावा जो ग्लोबल साउथ के भी, भूटान जैसे देश के भी प्रधानमंत्री आए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम सबको एक ऐसी स्थिति में लाना चाहते हैं कि अब जो दुनिया का आगे का विकास हो उसमें ग्लोबल साउथ को कहीं से किनारे करके नहीं विकास होना चाहिए, उसको समाहित करके उसके साथ एक संयोजन बना के विकास होना चाहिए, तभी AI का असली फ़ायदा मिलेगा, और नहीं तो वो एक तरफा होगा, एकांगी होगा। और ऐसे तो विकसित देशों में AI था, बहुत सालों से AI पे वो काम कर ही रहे थे, अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे थे, जनता के लिए, मास के लिए उन्होंने अभी लाया है। जी बिल्कुल। सज्जन हाजी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि वैश्विक परिदृश्य में भारत के महत्व को समझा भी जा रहा है, माना भी जा रहा है और उसे स्वीकारा भी जा रहा है, उसको देखते हुए जब AI इम्पैक्ट समिट की हम बात करते हैं, लगातार जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है, जिस तरह का उत्साह देखने को मिला है, और जिस तरह से मुक्त कंठ से जो विदेशी नेता हैं उन्होंने भारत की तारीफ भी की है, भारत की तकनीक की तारीफ की। कल हम देखते हैं जैसे कि इमैनुअल मैक्रोन ने कहा, भारत के डिजिटल इंडिया की उन्होंने पूरी कहानी और किस तरह से क्रांति आई है उसके बारे में बताया। एंटोनियो गुटेरेस का हमने देखा, तमाम जो वैश्विक नेतृत्व है उनकी बातचीत। तो तकनीक, सहयोग और जो हम सप्लाई चेन का एक पैरेलल विकल्प की बात कर रहे हैं वो कितना अहम हो जाता है और वो उसकी क्या दिशा दिखाई देती है? जी, बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। देखिए, दो चीज़ें आपने बहुत महत्वपूर्ण कही हैं। जो भी विश्व नेता यहाँ पर आए हैं उनको बहुत ही मैं तो कहूँगा जो आश्चर्यचकित रह गए हैं, बहुत ही अचंभित रह गए हैं, क्योंकि जैसे आपने इनका इमैनुअल मैक्रोन के बारे में बताया, एंटोनियो गुतेरेस के बारे में बताया, आप देखिए ऋषि सुनाक को देख लीजिएगा, उन्होंने कहा जहाँ पर पश्चिम में इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी है, इतनी ज़्यादा चिंता है जो AI का क्या भविष्य होने वाला है, वैसे ही भारत में
इतना ज़्यादा उल्लास है उसको वेलकम करने का, जो उसका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और यही हमने देख लिया है। ठीक है, पहले दिन में इतने ज़्यादा वहाँ पर भारत मंडपम में फुटफॉल्स हुए क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पर आतुरता है और इतनी ज़्यादा एनर्जी है, ऊर्जा है, लोग जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं जो क्या हो रहा है, हमारे फायदे के लिए इसमें क्या होगा। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो और लोग कह रहे हैं भारत के बारे में। परंतु ये भारत इसको कैसे प्रयोग कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे प्रयोग कर सकता है, जिससे कि वो हमारे जो तीन मैं कहूँगा कोर पिलर्स जो हमने कहे हैं, एक कहा है पीपल, दूसरा प्लैनेट, तीसरा प्रोग्रेस, इसी से पूरी दुनिया को ये संदेश मिलता है। जो हमने देखिए G20 में हमारा था वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को हम साथ में लेकर चलेंगे, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। यहाँ पर भी जो हमारा इसमें मोटो है, जो इसमें हमने डिसाइड किया है, वो सब है सभी का वेलफेयर होना चाहिए, सभी की खुशहाली होनी चाहिए, सभी को अच्छी स्वास्थ्य मिलना चाहिए। तो ये जो है पूरे दुनिया को, विश्व को हम साथ में लेकर चलना चाहते हैं। और यही देखिए आपके जो दोनों पैनलिस्ट हैं, अखिलेश जी ने कहा, अतुल जी ने कहा, बिल्कुल ठीक है। जो हम पूरे दुनिया के साथ वो लेकर चलना चाहते हैं, हम ब्रिज बिल्डर हैं, नॉर्थ साउथ जो कि डेवलप्ड कंट्रीज है, जो ग्लोबल साउथ है, और हम ब्रिज बिल्डर हैं ईस्ट और वेस्ट के बीच में भी, क्योंकि वेस्ट में हम देख रहे हैं उनका युद्ध हो रहा है यूक्रेन में, ईस्ट के साथ, पूर्व के साथ, तो उनको भी हम साथ में मिलाना चाहते हैं। मेरे विचार से भारत एक अकेला नहीं तो बहुत कम देशों में एक ऐसा देश होगा जो कि ये स्ट्रैडल करता है, ये सब जो दूरियां हैं उन सब को ये सेतु का काम करता है, उन सबको वो पाटता है। और यही हमने देखा है, जो चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो, अब देखिए इसके साथ साथ अभी आपने पैक्ट सिलिका का कहा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी सप्लाई चेन का रेजिलियंस होना चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। हमने देखा है जो चीन कैसा उभर कर आया है, वो वेपनाइज कर रहा है सप्लाई चेन्स को क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। और ये वाला जो पैक्ट सिलिका में देखिए, पहले जब ये दिसंबर में इसकी अनाउंसमेंट हुई, अमेरिका ने की, तब भारत का नाम इसमें नहीं था। परंतु मैं ये समझता हूं जो अब पूरे विश्व में अगर प्रगति होनी है, अगर विकास होना है, भारत की उपस्थिति के बिना वो नहीं हो पाएगा। और वो पूरे विश्व ने समझ लिया है, अमेरिका ने भी समझ लिया है। अमेरिका ने शुरू में चाहा होगा जो हम भारत को अलग कर दें, क्योंकि हमारे उनकी दिक्कत थी, हमारे साथ ये ट्रेड डील नहीं हो रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे थे मैंने ये युद्ध रुकवाया है भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत उसके लिए मानने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए थोड़ी सी ये रिश्तों में खटास आ गई थी। परंतु फिर भी उनको अपने लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे आपने कहा रमा जी अभी, यहाँ पर स्पीड है, यहाँ पर स्किल है, यहाँ पर टैलेंट है, और इन्हीं सब का समावेश जो है वो भारत सभी देशों के साथ मिलकर इसको आगे, अपने सहयोग को आगे ले जाना चाहता है। अतुल अनेजा जी, आपसे भी समझना चाहेंगे जो पैक्ट सिलिका अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, और जब हम बात करते हैं तकनीक की, जब हम बात करते हैं क्रिटिकल मिनरल्स की, और जब हम बात करते हैं भारत की उभरती हुई छवि की, लगातार प्रधानमंत्री बात करते हैं स्पीड की भी, स्केल की भी और स्किल की भी। रमा जी, जब हम सप्लाई चेन्स की बात करते हैं, क्योंकि अब जो विश्व है मल्टीपोलर वर्ल्ड है, हर एक पोल अपने अपने में ऑटोनॉमस है, तो हमें सप्लाई चेन्स के लिए हर एक पोल को एंगेज करना है। पैक्ट सिलिका एक इम्पॉर्टेंट है, उसी का एलिमेंट है। हमारे साथ EU के साथ पैक्ट हुआ है, वो एक अलग ट्रैक जाता है। मुझे लगता है कि हमें जो भी मेजर पोल्स हैं इंटरनेशनल सिस्टम के, सबके साथ सप्लाई चेन्स का एक कड़ी बनाने की ज़रूरत है, ताकि एक दूसरे को बैलेंस कर सके। जैसे रूस का अगर हम जिक्र करें, साइबेरिया वगैरह ऐसी जगहों पे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स हैं। मुझे लगता है कि साथ साथ पैक्ट सिलिका के हमारी एक ट्रैक हमारा रूस के साथ भी होना चाहिए। और अगर स्थिति सुधरी तो चाइना के साथ भी ज़रूरी है, तो बैलेंस कर लें हम अमेरिका को, तो हमारे पास सारी फिर ऑप्शंस विकल्प रहेगी, क्योंकि हम एक मेजर पोल हैं इंटरनेशनल सिस्टम का। जब हम पोल एक हैं तो हम सबके साथ एंगेज करते हैं, और वही हमारा मूल मंत्र भी है। तो मुझे लगता है कि पैक्ट सिलिका एक बड़ी छवि, बड़ी फ्रेम में एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है
ताकि बैलेंस क्रिएट किया जाए और भारत को जो क्रिटिकल मिनरल्स और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वो उसके लिए हम वल्नरेबल ना हो। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा एक स्टेप है, लेकिन एक ये स्टेप अकेला नहीं है, इसके साथ और भी कई चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। बिल्कुल, और एक बड़ी छवि जो मजबूत हो रही है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। अतुल जी आपका और सज्जनहार जी आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। और मीडिया प्राइम में अब वक्त है एक ब्रेक का, बने रहिए टीजी न्यूज़ के साथ। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम गोगा मतलब मूर्ख नहीं है। UPI कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के बीच पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर आज हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे। पैक्स सिलिका अमेरिका की अगुवाई वाली बहुपक्षीय पहल है जिसका उद्देश्य सुरक्षित तरीके से AI तकनीक को विकसित करना और महत्वपूर्ण संसाधनों की सप्लाई चेन को भरोसेमंद बनाना है। पैक्स सिलिका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के बाद भारत को हाई क्वालिटी चिप बनाने में और मदद मिलेगी, सप्लाई चेन में विविधता आएगी और टेक्नोलॉजी मानक तय करने में भारत की भूमिका बढ़ेगी। इसके साथ ही सदस्य देशों के साथ सेमीकंडक्टर, AI और रक्षा क्षेत्र सहयोग बढ़ेगा। भारत और अमेरिका के बीच पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर होने के बाद केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, यूएस के आर्थिक मामलों के अंडर सेक्रेटरी जैकब हेलबर्ग, भारत में यूएस के राजदूत सर्जियो गौर, मेटी सेक्रेटरी S कृष्णन और दूसरे अधिकारियों ने एक ग्रुप पोस्ट भी दिया। भारत और अमेरिका के बीच पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन पर साइनिंग सेरेमनी के दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने कहा कि भारत की एंट्री सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि ये रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। भारत के पास अत्याधुनिक इंजीनियरिंग क्षमताएं हैं और महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण क्षमता है जो वैश्विक टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले वर्षों में AI में नवाचार और विकास के लिए US भारत तकनीकी सहयोग को मजबूती मिलेगी। India's entry into Pax Silica isn't just symbolic, it's strategic, it's essential. India is a nation with deep talent, deep enough to rival challengers. India's engineering depth offers critical capabilities for this vital coalition. In addition to talent, India has made important strides towards critical mineral processing capacity, and that's something that we're fully engaged on also. Policies that will reinforce US-India tech cooperation will power AI innovation and adoption for years to come. We can share trusted AI technology with the world and especially with partners like India. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत US और कई दूसरे देशों के साथ मिलकर पैक्स सिलिका यानी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन का हिस्सा बन गया है, जिससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा इसके जरिए युवा पीढ़ी के लिए एक मजबूत नींव रखी जा रही है। और भी कई जुड़े हुए देशों के साथ मिलकर भारत पैक्स सिलिका यानी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू चेन का हिस्सा बना है, जिससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बहुत लाभ होगा। जिस तरह से ऑलरेडी 10 प्लांट भारत में स्थापित होने की प्रक्रिया में है और बहुत जल्दी पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा, उस कड़ी में भारत में सेमीकंडक्टर की डिज़ाइन, चिप डिज़ाइन आज सबसे एडवांस 2 नैनोमीटर की चिप्स भारत में डिज़ाइन हो रही है। कंप्लीट इकोसिस्टम भारत में आ रहा है, उसी के लिए पैक्स सिलिका की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी।
भारत और अमेरिका के बीच पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन की साइनिंग सेरेमनी में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा कि अमेरिका और भारत की साझेदारी बहुत अहम है और गूगल इस साझेदारी को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाकर गर्व महसूस करता है। US-India partnership has a critical role to play. Google is proud to serve as a connection point between them, both figuratively and literally. More on this later. We have teams across both countries working seamlessly together on some of our most important initiatives. Innovations that start in India, like Google Pay, are making products better for people all over the world. I believe India is going to have an extraordinary trajectory with AI, and we are supporting with a full stack commitment, including products, skilling, and infrastructure. तो पैक्स सिलिका डिक्लेरेशन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। पैक्स सिलिका में भारत की एंट्री अपने आप में कई मायनों से महत्व रखती है, जैसे कि अमेरिका की अगुवाई वाली ये बहुपक्षीय पहल है पैक्स सिलिका, और इसमें भारत की एंट्री अपने आप में काफ़ी अहम हो जाती है। तमाम दृष्टिकोण से सुरक्षित तरीके से एआई तकनीक के विकास करने की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण संसाधनों की सप्लाई चेन को भरोसेमंद बनाना और उसमें भारत की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। साथ ही सहयोगी देशों के बीच आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाना भी इसका एक अहम पहलू है। साथ ही आर्थिक सुरक्षा के लिए मजबूत सप्लाई चेन बेहद ज़रूरी भी है, और उसमें भारत की अहमियत जिस तरह से स्वीकार की जा रही है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। पैक्स सिलिका की बात हम कर रहे हैं, जो कि अमेरिका की अगुवाई वाली बहुपक्षीय पहल है, और तमाम अवसर इससे भारत में भी पैदा होने की संभावनाएं हैं। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। अखिलेश, हम लगातार बात कर रहे हैं पैक्स सिलिका की, कितना महत्वपूर्ण ये हो जाता है, भारत की एंट्री जो है इसमें कितनी अहम है, और सबसे बड़ी बात जिस तरह से हम भारत की तकनीक की बात कर रहे हैं और जो भारत के नियमों की बात कर रहे हैं, नीति नियमों के, जिससे कि विदेशी निवेशक जो हैं वो भी आकर्षित हो रहे हैं और भारत में विश्वास जमा रहे हैं, इसको देखते हुए ये कितना अहम हो जाता है? देखिए, निश्चित तौर पे हमारी जो विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से बात हुई, उनका एक थोड़ा सा ये कहना था कि देखिए दिसंबर में ही हमने इसको तय कर लिया था। दिसंबर में ही अमेरिका की तरफ से निमंत्रण आया था पैक्स सिलिका पर हस्ताक्षर करने के लिए। भारत ने उसके सभी पहलुओं को तय करने के बाद, उसके एनालिसिस करने के बाद यह तय किया कि हम एक बड़े अवसर पे इसको करेंगे। इस बात को भारत ने तय किया कि हमें ऐसा कोई बड़ा समय आएगा, उस समय हम इस पर हस्ताक्षर करेंगे, और उसी समय ये तय हो गया तकरीबन कि एआई समिट जो होगा भारत में, उस एआई समिट के समय इसको किया जा सकता है। तो वो बात तय हो गई। एआई समिट के समय आज ही हुआ हस्ताक्षर, हम उस समय मौजूद थे। इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से ही पैक्स सिलिका में ऐसे पहले से 9 देश हैं, 10वां देश हम नहीं बने हैं, लेकिन हम उन 10 देशों में हैं। आज से ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हमने साइन किया और आज से ये लागू हो गया। उसमें जो शामिल पहले से सदस्य देश हैं, कई सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने केवल सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार किया है कि वो पैक्स सिलिका के सदस्य हैं, अभी तक उन्होंने इसे लागू नहीं किया है या लागू होने के स्तर तक नहीं गया है। भारत की खासियत ये है कि लागू किया गया इसे, और मंत्री विदेश अश्विनी वैष्णव का होना इसमें, जो आईटी मिनिस्टर है, उनका होना इस बात का बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत था कि हम इसे कितना महत्व देते हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने कहा कि 1 मिलियन टैलेंट की ज़रूरत होगी पैक्स सिलिका, जो पूरा सिलिकॉन इंडस्ट्री होगी उसमें, और उसमें केवल टेक्नोलॉजी शामिल नहीं है, बल्कि उसमें टेक्नोलॉजी है, उसमें रॉ मटेरियल्स है, उसमें उसके लिए जो फैक्ट्रीज हैं वो फैक्ट्री होंगी, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर की तैयारी होगी, ये सारी चीज़ें हैं। उसमें एआई होगा, इनोवेशन होगा। तो इसमें 1 मिलियन जो है टैलेंट अगर ज़रूरत है, तो 1 मिलियन टैलेंट वो कहाँ से आएगा, जिसकी तरफ सर्जेई घोर ने इशारा किया कि भारत में जो इंजीनियरिंग की महारत है उसके वे कायल है, और भारत की इंजीनियरिंग में महारत पाए हुए छात्र जो है वो उस कमी को पूरी करेंगे, उस ज़रूरत को पूरी करेंगे। तो निश्चित तौर पे भारत में रोजगार को उत्पन्न करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पैक्स सिलिका का एक समझौता हुआ है, और इस समझौते ने पूरे दुनिया में एक संकेत दिया है कि जब अमेरिका पहले एक तरीके से कहे कि दबाव की रणनीति बना रहा था,
अब अमेरिका जो है, अब अमेरिका परसुएशन की रणनीति पर आ गया है, क्योंकि उसे यह बात साबित हो गई है, उसे यह बात समझ में आ गई है। उनको जो फीडबैक देने वाले, अमेरिकी राष्ट्रपति को फीडबैक देने वाले जो लोग हैं, वो लोग बता रहे हैं कि भारत को हम अवॉइड करके दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। और इसीलिए जब कंप्यूटर क्रांति हुई थी एक समय दुनिया में, तो उस कंप्यूटर क्रांति में सबसे ज़्यादा टैलेंट अगर किसी देश ने दिया तो भारत ने दिया। वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा आईटी प्रोफेशनल जो है वो दुनिया के सभी जगहों में गए, अमेरिका में भी गए। और अमेरिका में आप देख रहे हैं कि कई जो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं उसके सीईओ भी आज भारतीय मूल के ही हैं, आईआईटी से पढ़े हुए सुंदर पिचई और लोग भी हैं। तो निश्चित तौर पे भारत जो है इसका सबसे ज़्यादा लाभ उठाने की स्थिति में रहेगा पैक्स सिलिका का, क्योंकि भारत के पास वो खनन की भी तकनीक है, भारत के पास जो है खनन में प्रशिक्षित लोग हैं, क्योंकि हमारा जो माइनिंग इंडस्ट्री है काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री रहा है और हम हर तरह की माइनिंग करते रहे। और हमारे लिए हमारे पास माइनिंग के PSUs हैं, माइनिंग में कई निजी कंपनियां काम करती हैं, उसके साथ कोलैबोरेट करने के लिए विदेश की कई कंपनियां इच्छुक हैं। तो हम न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कहीं भी जाकर हम माइनिंग कर सकते हैं और इतनी हमारी तकनीक और हमारा प्रशिक्षित हमारे पास वो मेधा है, हमारे पास टैलेंट है। तो इस लिहाज से देखें कि भारत के सभी तबकों के लिए, जो महत्वपूर्ण तबके हैं, उन सभी तबकों के लिए यहाँ पैक्स सिलिका के तहत एक अवसर मिलेगा, क्योंकि इसमें सभी तरह के लोगों की जरूरत होगी। इसमें आपको ह्यूमन रिसोर्स के लोगों की जरूरत होगी। अखिलेश, भारत के मिशन सेमीकंडक्टर को कितनी बड़ी उड़ान मिलेगी इससे? भारत का मिशन सेमीकंडक्टर जो है वो बहुत ही कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की और उसके बाद सेमीकंडक्टर की डिज़ाइन तैयार होनी शुरू हो गई, सेमीकंडक्टर पे काम होना शुरू हो गया। और अभी तकरीबन 1 महीने पहले मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि किस तरह से वो सेमीकंडक्टर के जो 3 पहलू हैं वो तीनों पहलू पे भारत ने काम शुरू कर दिया और भारत उसमें खास तरीके से उसमें महारत भी हासिल कर चुका है। तो सेमीकंडक्टर हमारी जो इंडस्ट्री होगी और हमारे जो प्रोफेशनल होंगे उनके लिए बहुत बड़ा अवसर ये लाएगा पैक्स सिलिका का ये अलायंस, क्योंकि इसमें सिर्फ भारत और अमेरिका ही नहीं है, इसमें अमेरिका के अलावा ब्रिटेन है, इसमें इजराइल है, इसमें UAE जैसे देश हैं, इसमें नीदरलैंड है। तो सबको ज़रूरत पड़ेगी भारत के सभी तरह के संपदा की और भारत के टैलेंट की। और इसीलिए ये जो है वो एक जो सेमीकंडक्टर हमारा जो प्रोग्राम है वो सेमीकंडक्टर प्रोग्राम को बहुत बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें घरेलू निवेश की तो संभावना है ही, इसमें विदेशी निवेश की भी काफ़ी संभावना रहेगी। और विदेशी जो है चूँकि वो चाह रहे हैं कि वो डेमोक्रेटाइज करें, वो मतलब कि डाइवर्सिफाई करें पूरे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को, जिसकी तरफ जो है अमेरिका के जो अधिकारी आए हुए थे साइन करने, उन्होंने भी इस तरह का इशारा किया कि वो जो पूरा है एक खास देश के हाथ में केंद्रित हो गया है पूरा सेमीकंडक्टर और सिलिकॉन इंडस्ट्री, उसे दूर करना भी बहुत ज़रूरी है पूरे दुनिया के हित में और अमेरिका और भारत के हित में। तो इसलिए ये जो पैक्स सिलिका अलायंस है वो अलायंस काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारे सेमीकंडक्टर के लिए एक कहें कि सुनहरा अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल, एक बड़ा संक्षिप्त जवाब आपसे क्रिटिकल मिनरल्स पर भी इस पर हम चाहेंगे, क्योंकि पूरे विश्व की जो अब जिसे कह सकते हैं कि निगाह है क्रिटिकल मिनरल्स पर भी है। जब हम एक पैरेलल जो व्यवस्था स्थापित करने की बात करते हैं उस दिशा में भी काम हो रहा है, उसको देखते हुए कितना अहम रोल भारत का रहने वाला है, क्या कुछ फायदा इसमें भारत को मिलेगा और कूटनीतिक दृष्टि से भी ये कितना अहम है? देखिए बहुत ही अहम है, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स तो पैक्स सिलिका का सिलिकॉन इंडस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण है। जो क्रिटिकल मिनरल्स है, रेयर अर्थ है, वो रेयर अर्थ पे ही जो है पूरी दुनिया को ये शिकायत है कि वो रेयर अर्थ जो है क्रिटिकल मिनरल्स एक देश के हाथ में केंद्रित हो गया है। तो क्रिटिकल मिनरल्स इंडस्ट्री जो है इसका एक महत्वपूर्ण अवयव होगा और पैक्स सिलिका में क्रिटिकल मिनरल से लेकर जो है तकनीक सारी चीज़ें उसमें शामिल होंगी। जी अखिलेश, आप नज़र बनाए रखिए, काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स अभी और भी होने हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। कृषि सेक्टर में भी AI के जरिए कई बदलाव देखे जा रहे हैं। इन बदलावों पर agripilot.ai के CEO प्रशांत मिश्रा से बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग अलग सेक्टर्स में उपयोग बढ़ते जा रहे हैं और भविष्य में आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर में और पशुपालन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत उपयोग होगा। हमारे साथ हैं प्रशांत मिश्रा जो agripilot.ai के CEO हैं, फाउंडर हैं, उनसे बात करेंगे। ये बड़ा सवाल होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृषि में कैसे उपयोग होगा और इसका किसानों को कैसे फायदा होगा, थोड़ा बताएं आप।
पहले जो किसान खेती करते थे वो बिना किसी डेटा के करते थे, तो उसमें कई सारी गलतियां वो करते थे। जब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च के साथ agripilot.ai में जोड़ा तो हमने पाया कि किसान बहुत सारी अपनी फसल को डबल कर रहे हैं, खर्चा आधा कर पा रहे हैं। और उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे किसानों ने, आप यहाँ देखेंगे कि महाराष्ट्र के बारामती में करीब 22 फीट का गन्ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 22 फीट से 40 फीट का गन्ना प्रोड्यूस किया है। उसके साथ साथ किसानों ने स्ट्रॉबेरी, केल, जो 5 स्टार होटलों को सब्जियां जाती है वो सारी यहाँ से जा रही है। एक और आप चमत्कार देखेंगे कि एक ही पौधे पर बैगन और टमाटर दोनों एक साथ हैं, तो इसको ब्रोमैटो कहा जाता है। और दूसरी जगह इटालियन टोमेटो और आलू जो है वो एक साथ हैं। तो क्या आप एग्रीकल्चर की रिसर्च कंपनियों के साथ मिलकर जो उन्नत किस्म की बीज बनाते हैं, वो ट्रेनिंग क्या है पूरा सिस्टम? चूँकि हम देख रहे हैं आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत जोर है और छोटी जगह पर फार्मिंग का भी जोर है। हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च के माध्यम से हमने वेदर स्टेशन, जो कि तापमान, वायुमान और आने वाले टिड्डे, कीड़े, इन सब की जानकारी देता है। ये सॉइल मशीन है जो उर्वरकता की जानकारी देता है कि ज़मीन में अगर नाइट्रोजन कम है, कार्बन कम है, ये सब चीज़ों की जानकारी देता है। और साथ ही साथ इन सब का मिश्रण के माध्यम से किसानों को हिंदी, मराठी, मलयाली, तेलुगु, इन सब में उनके मोबाइल फ़ोन पे जानकारी मिलती है। भविष्य में आपको कितना लगता है कि एआई का उपयोग किसान करेंगे और अभी किस स्तर पर हो रहा है? ये हो रहा है कि हम शुगर फैक्ट्रीज के साथ में या राइस मिल के साथ में या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट के साथ में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, इन या यूपी में हमने एक प्रयोग किया हुआ है। अकेले खेती इस टेक्नोलॉजी से करने जाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। दूसरा, समझ पाना इन सब चीज़ों को जोड़ना, इसके लिए आपको संस्थाओं की ज़रूरत है जिनका योगदान रहे, जो किसानों का हाथ पकड़ करके उनको उस सक्सेस के टुवर्ड्स ले जाए। किस तरह से एआई का इस्तेमाल खेती में हो, और तमाम हम जानते हैं किसान जब एक साथ होकर खेती करते हैं, सहकारिता मॉडल, तो उसके हम अच्छे नतीजे देखते हैं। तो एआई का भविष्य में हम देखेंगे कि काफ़ी इस्तेमाल एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हो गया। कैमरामैन सुनील राणा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव थमता नहीं नजर आ रहा है। शुक्रवार देर रात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि या तो अमेरिका और ईरान के बीच डील हो जाएगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये ईरान के लिए काफ़ी बुरा होगा। परमाणु डील करने के लिए ट्रंप ने ईरान को 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अमेरिका अपने युद्धपोत को ईरान की समुद्री सीमा में पहले ही तैनात कर चुका है। अमेरिका ने इसके जरिए ईरान पर 2400 घंटे नजर बनाई हुई है। Well, we're going to make a deal, or we're going to get a deal one way or the other. I'm not going to talk to you about that, but we're either going to get a deal or it's going to be unfortunate for them. I would think that would be enough time, 10-15 days, pretty much maximum. और हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। चंद्रशेखर, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी को और किस तरह के आसार वहाँ पर नजर आ रहे हैं? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ये चेतावनी है, इसको काफी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि लगातार अमेरिका दबाव बना रहा है ईरान के ऊपर और दूसरी ओर ईरान और अमेरिका के ऊपर साथ में बातचीत भी हो रही है। और जो बातचीत चल रही है उसके बाद लगातार दोनों पक्षों की ओर से ये कहा जा रहा है कि बातचीत सकारात्मक दिशा में चल रही है, लेकिन इस बातचीत को लेकर के जो अमेरिका की शर्तें हैं और ईरान क्या चाहता है उसको लेकर के जो नेगोशिएशंस हैं वो चल रहे हैं। और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं और लगातार एक तरह का दबाव ईरान के ऊपर बना रहे हैं। हालांकि ईरान की ओर से भी इसी तरह के जवाब आ रहे हैं। जो ईरान के यूनाइटेड नेशन में इनबॉय हैं, उनका ये कहना है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो ईरान जो इलाके में अमेरिका के बेसेज हैं या इजराइल जो है उस पर वो लेजिटिमेट टारगेट होंगे ईरान के। और इसके अलावा जो अयतुल्ला अली खामनेई हैं, उन्होंने भी ट्विटर पे एक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि अमेरिका ने बहुत बड़ा बेड़ा इलाके में भेजा है अपना, और वाकई ये मिलिट्री रूप से बहुत बड़ा एक हथियार है। लेकिन उनका कहना है कि यह हथियार, इस हथियार से भी बड़ा वो हथियार है जो इस बेड़े को समुद्र में डुबा देगा। तो काफी दोनों ओर से इस तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन दोनों पक्षों में बातचीत भी चल रही है और प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार धमकियों से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें यह है कि अमेरिका की जो शर्तें हैं, एक तो यह है कि ईरान पूरी तरह से जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको छोड़ दे और साथ ही साथ बैलिस्टिक मिसाइल्स के जो प्रोग्राम हैं उसको छोड़ दे, और इलाके में जो प्रॉक्सी गुट हैं, हिजबुल्लाह है, हमास है, उनको वो समर्थन देना छोड़ दे।
और अपने देश में जो प्रदर्शनकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना छोड़ दे। लेकिन कुल मिलाकर लगता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के तो ईरान थोड़ा सा नरम होने के लिए तैयार है, लेकिन जो बाकी शर्तें हैं उसको लेकर के ईरान की ओर से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो इसको देखते हुए लगता है कि कहीं न कहीं अमेरिका भी एक दबाव की रणनीति पर काम कर रहा है और प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार धमकियां दे रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में अगर ये डील नहीं होती है तो प्रेसिडेंट ट्रंप की धमकियों को गंभीरता से भी लिया जाना चाहिए, क्योंकि वेनेजुएला में अमेरिका का ऑपरेशन देखा गया है। उसके अलावा ईरान में भी इससे पहले जो परमाणु संस्थान वहां पर हैं उनके ऊपर अमेरिकी हमला हो चुका है। लेकिन इस सब के बीच अभी भी ये आशा की जा रही है कि बातचीत से ये मामला हल हो जाएगा। दोनों पक्षों में बातचीत चल रही है, लेकिन एक डेडलाइन प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से कहीं न कहीं सेट कर दी गई है और ऐसे में ये देखना होगा कि ईरान किस हद तक नरम पड़ता है और अमेरिका की जो शर्तें हैं उसमें अमेरिका कितने शर्तों पे ईरान पर दबाव बनाए रखना चाहता है और कुछ शर्तों पे अगर अमेरिका भी नरम पड़ता है तो ये आने वाले समय में देखना होगा। बिल्कुल चंद्रशेखर, जिस तरह से अमेरिका की प्रेशर टैक्टिस है, ईरान का रुख भी देखने को लगातार मिल रहा है। 10-15 दिन का जो है इस कड़ी चेतावनी में जो टाइम लाइन है वो राष्ट्रपति ट्रंप ने दी है और लगातार जो आप बातचीत की बात कर रहे हैं वो किस तरह से हो रही है और जो शर्तें आप बता रहे हैं कि कई शर्तें ऐसी हैं जिन पर की सहमति नहीं बन पा रही है, तो ये पूरी शर्तें क्या हैं, किन पर सहमति बनी है, किस तरह की बातचीत चल रही है और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पर जो है ये अटकता हुआ दिखाई देता है? देखिए, अगर बातचीत की हम बात करें तो चाहे स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच में बातचीत चल रही है, ओमान में दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत में कोई बहुत बड़ी प्रोग्रेस अभी तक बाहर नहीं आई है। दोनों ओर से ये जरूर कहा जा रहा है कि एक जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर बातचीत का तैयार कर लिया गया है, लेकिन अब यहाँ पर डेडलाइन भी दे दी गई है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका चाहता है एक तो ईरान जो है यूरेनियम का इनरिचमेंट पूरी तरह से छोड़ दे और साथ ही साथ वो चाहता है कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम है उसको ईरान छोड़ दे, उस पर भी सैंक्शन लगाने की बात चल रही है। साथ ही साथ जो प्रॉक्सी गुट है मिडिल ईस्ट में, चाहे हमास की बात करें, हिजबुल्लाह की बात करें, उनको समर्थन देना ईरान छोड़ दे। और अमेरिका की चौथी शर्त यह है कि ईरान जो प्रदर्शनकारियों के ऊपर कार्रवाई कर रहा है अपने देश के अंदर उसको छोड़ दे। तो इसमें जो अभी तक ईरान की ओर से रिस्पॉन्स आया है उसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के तो ईरान कुछ झुकने को तैयार है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर के ईरान बिल्कुल काफी वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी ओर यह है कि अभी एक अमेरिका और सऊदी अरब के बीच में एक न्यूक्लियर पैक्ट भी है जिसमें यूएस कांग्रेस को प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये लिख के दिया है कि जो सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर पैक्ट हो रहा है उसमें नॉन प्रोलिफरेशन के जो नियम कानून है वो लागू नहीं होंगे। तो इसको देखते हुए ईरान के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है इलाके में एक बैलेंस बनाए रखना, क्योंकि एक तरफ अमेरिका, सऊदी अरब और दूसरे देशों की दोस्ती मजबूत हो रही है और दूसरी ओर ईरान के ऊपर लगातार अमेरिका और इजराइल ये दबाव बना रहे हैं कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से छोड़ दे। तो इलाके में बहुत ज्यादा तनाव बना हुआ है। बातचीत से अभी कुछ ज्यादा प्रोग्रेस उसमें हुई नहीं है। हालांकि अमेरिका चाहता है कि बातचीत से ही प्रोग्रेस हो और इसीलिए ईरान के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, चाहे वो सैन्य दबाव हो या कूटनीतिक दबाव हो। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की जो धमकी है उसको काफी गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले कुछ समय में अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो पहले भी ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका के अटैक हम देख चुके हैं और आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ होता है तो ईरान भी कुछ रिटेलिएटरी एक्शन करेगा तो काफी तनाव इलाके में बढ़ जाएगा। ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि बातचीत से मसला सुलझ जाए। बिल्कुल, क्या कुछ अन्य देशों से भी प्रतिक्रियाएं इस पे चंद्रशेखर अभी तक आई हैं? किस तरह का रुख वहां पर दिखाई दे रहा है जब हम बातचीत की बात करते हैं या कुछ बीच में समझौते में आने की बात करते हैं? और दूसरा जो आप बता रहे हैं कि जो 3-4 शर्तें हैं जिन पर ईरान ने अभी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है, तो उन पर भी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अमेरिका चाहता है कि बातचीत से है जो मसला हल हो जाए, तो क्या वो भी कुछ अपनी शर्तें ढीली कर सकता है? देखिए, जो सवाल का पहला हिस्सा है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्लोबल ऑर्डर की हम बात करें तो इस वक्त उस तरह का ग्लोबल ऑर्डर नहीं है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर कोई सैन्य कार्रवाई या दबाव बनाने की बात करें तो यूरोप के देश पूरी तरह से साथ नहीं है। यहाँ पर हम देखें तो पोलैंड ने अभी ईरान से अपने लोगों को वहां से हटा लिया है। ईस्ट इराक में जर्मनी के वहां पर मिलिट्री बेस है, जर्मनी वहां से अपने सैनिकों को वहां से हटा रहा है। और इस बीच रिपोर्ट के हवाले से ऐसी भी खबर आ रही है कि ब्रिटेन जो ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को जब ब्रिटेन के जो फेयरफील्ड एयरबेस है उसकी जरूरत होगी, तो रिपोर्ट के हवाले से खबरें आ रही है कि ब्रिटेन शायद ये ना करे। लेकिन हालांकि ये अभी रिपोर्ट हैं और जिस तरह से अमेरिका की ओर से भी ये खबरें आ रही है कि अगर ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा जो
डिएगो गार्सिया बेस है उसका उपयोग किया जाएगा, ब्रिटेन के फेयरफील्ड एयर बेस का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यूरोप के देश पहले की तरह नहीं अब इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हैं। हालांकि वो चाहते हैं कि यूरोप के देश अभी भी चाहते हैं कि ईरान जो है कोई परमाणु बम ना बनाए और ईरान एक परमाणु शक्ति ना बनने पाए। ये ग्लोबल ऑर्डर में जरूर परिवर्तन आ रहा है। और जहां तक शर्तों की बात है, अमेरिका की ओर से जो शर्तें रखी गई हैं उसमें हो सकता है कि अमेरिका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के शर्त है उसको छोड़ करके जो बाकी शर्तें हैं उसको लेकर के अभी कुछ ढील बरत दे और कुछ समय ईरान को दे दे। लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के अगर दोनों देशों के बीच में बातचीत में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली तो आने वाले समय में ये तनाव काफी बढ़ता हुआ वहां पर हम देख पाएंगे। फिलहाल तनाव बना हुआ है, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और मीडिया प्राइम में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक, बने रहिए। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रहे, एमडीए कार्यक्रम 10 फरवरी से शुरू होकर 2 सप्ताह तक चलेगा। दवा जरूर खाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम गोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। भारत ने आज 16 साल बाद इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की अध्यक्षता आधिकारिक तौर पर संभाल ली है। विशाखापत्तनम में आयोजित 9वें आयंस कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स कार्यक्रम के दौरान थाईलैंड की रॉयल नेवी के बाद भारतीय नेवी को वर्ष 2025-2027 की अवधि के लिए आयंस की अध्यक्षता सौंपी गई है। ये भारतीय नौसेना और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक भूमिका के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और युद्धाभ्यास मिलन के बाद आयंस की जिम्मेदारी भारत के लिए अहम है। ये एक वॉलेंटरी और इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जो इंडियन ओशन रीजन की नेवी को एक साथ लाता है। इस अवसर पर एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि 21वीं सदी इंडियन ओशन की सदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडियन ओशन में शांति और खुशहाली के विजन को लेकर ये प्रतिबद्धता है। भारत ने 2025 से लेकर 2027 की अवधि के लिए थाईलैंड से इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की अध्यक्षता आज आधिकारिक रूप से संभाल ली है। ये जिम्मेदारी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इस संबंध में डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने नौसेना प्रमुख से बातचीत की। भारत ने आईओएनएस की चेयरमैनशिप हासिल कर ली है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत को 2 साल के लिए निभानी है। मेरे साथ हैं भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, आईएफआर, मिलन और अब आईओएनएस, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है भारतीय नौसेना पर। जी, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम आपको पता है कि भारत ने ही शुरू किया था 2008 में और हमने 2008 से 2010 तक उसकी चेयरमैनशिप की थी। उसके बाद फिर ये रोटेशनल चेयरमैनशिप होती है और जितनी कंट्रीज़ हैं उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और हमसे पहले अभी आज तक, आज सुबह तक आपने देखा होगा, आपने प्रोग्राम देखा है कि रॉयल थाईलैंड नेवी, उनके पास ये 2 साल की चेयरमैनशिप थी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आज से अगले 2 साल के लिए ये चेयरमैनशिप हमारे पास फिर से 16 साल के बाद आई है और हमने अपना रोड मैप ऑलरेडी तैयार कर लिया है कि किस तरह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका किस तरह से बाखूबी से यूटिलाइज़ किया जाए, जिससे कि इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम चैलेंजेस
उनको अच्छे से एड्रेस किया जाए। भारत के प्रति जो दुनिया का विश्वास बढ़ रहा है, मिलन में भी अब जब हम सी फेस में जाएंगे तो उसमें जो मैनूवरिंग होगी, जो मेन एक्सरसाइज होगी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, ख़ास तौर से मित्र देश हमारे साथ हैं? जी, इस बार आपको पता है कि मिलन में बहुत सारी नेवीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। 19 वॉरशिप्स आए हैं विदेशों से, बट उससे ज़्यादा डेलीगेट्स जो आए थे बहुत सारे थे, तो मैं इसको एक मैरीटाइम महाकुंभ कहूँगा। करीब 74 देशों से डेलीगेट्स और वॉरशिप्स आए थे, तो इतना बड़ा कांग्रीगेशन कभी हुआ नहीं है यहाँ पर भारतवर्ष में। तो इसके लिए मैं सभी को, जितने हमारे मित्र देश हैं, उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना समय निकाला। सर, एक आखिरी सवाल, सी फेज़ कितना इम्पोर्टेंट रहेगा मिलन को लेकर, मिलन एक्सरसाइज को लेकर? जी, सी फेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ हमने ये पहली बार मिलन के अंडर में जो सी फेज़ की जो थी एक्सरसाइज, वो 2018 में शुरू की थी, जब ये श्री विजयपुरम में होती थी। उसके बाद 2022 से इसको हमने विशाखापट्टनम में ला दिया, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली द जोग्राफी, स्पेस एट्सेट्रा, क्योंकि नंबर्स बढ़ गए हैं अभी। तो सी फेज़ में हम जब एक साथ काम करेंगे तो एक दूसरे से सीखेंगे। सी राइडर्स एक दूसरे के शिप में जाएंगे, वो लोग वहाँ पर सीखेंगे, और जब कभी अगर ज़रूरत पड़ी समुंदर में एक साथ काम करने की, तो हमारे पास एक बैकड्रॉप रहेगा कि हमने मिलन के अंतर्गत एक साथ काम किया है, और उसको फिर हम उसी को दोहरा सकते हैं। सब लोग मिलकर काम करेंगे, सब लोग सुरक्षित रहेंगे, और क्यों नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, ये विश्वास है और ये कहना है हमारे नौसेना प्रमुख का। कैमरामैन रमाकांत के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज़, विशाखापट्टनम। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय मुलाकात की है। तो अपने आप में ये बेहद अहम मुलाकात है एंटोनियो गुटेरेस की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हैदराबाद हाउस में, ये द्विपक्षीय मुलाकात है, और ये मुलाकात अपने आप में काफ़ी अहम हो जाती है। इंडिया इम्पैक्ट समिट में एंटोनियो गुटेरेस तारीफ़ कर चुके हैं भारत की, भारत के विजन की, और एआई को लेकर विशेष तौर पर भारत की भूमिका की। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात हो जाती है, जहां पर क्षेत्रीय, द्विपक्षीय और तमाम अन्य मुद्दों पर बातचीत काफ़ी अहम है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। इसके साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।